हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईरान और इंडिया के रिलेशन के बेसिस पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो यहाँ पे बात करेगा आपसे फरजात बी ऑयल गैस प्रोडक्शन यूनिट के बारे में। यूनिट क्यों बोल रहे हैं इसको बताएंगे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये आपके आईआर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डेली आपका जो करंट अफेयर का सेशन होता है ये रहता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। सो डू ज्वाइन डेली सुबह 7 बजे। अब देखो हुआ क्या है। ईरान पेट्रोपर्स टू डेवलप फरजात बी गैस फील्ड, ऑयल मिनिस्टर सेज। अब पहले हम चलेंगे लोकेशन पे, ठीक है। आ गए लोकेशन पे। अच्छा, लोकेशन पे चलने से पहले एक काम कर दीजिएगा, सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट बाकी लोग भी क्लास में जुड़ पाया करें। एंड अगर चैनल पे पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए हुआ क्या है, ये रही ईरान की लोकेशन। ईरान के यहाँ ऊपर के साइड पे कैस्पियन सी है, यहाँ पे देखोगे तो पर्शिया की खाड़ी है। ये क्या है, गल्फ ऑफ ओमान है ना। और यहाँ पे अगर पर्शिया की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में देखोगे तो ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन है। लेकिन अब हुआ क्या है, पर्शिया की खाड़ी में यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम क्या था, फरजात बी ऑयल फील्ड। इस जगह को खोज के निकाला था किसने, इंडिया ने। इस जगह को खोज के किसने निकाला था, इंडिया ने निकाला था, ठीक है। तो भैया इंडिया ने अगर इस जगह को खोज के निकाला है तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जो है वो इंडिया को भी मिलना चाहिए था। तो इंडिया यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठा था कि ये जो पर्टिकुलर जगह है जो इंडिया ने ढूंढ के निकाली है, ये कौन सी कंट्री की है, ईरान की है। तो इंडिया ने ये सोचा हुआ था कि जब ईरान यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देगा किसी भी कंट्री को कि आइए और यहाँ से आके आप क्या करिए, गैस का प्रोडक्शन करिए, और जब आप गैस का प्रोडक्शन करोगे तो आपको भी प्रॉफिट होगा और कंट्री जो है उसको भी प्रॉफिट होगा, और जहाँ पे जाएगा उसको भी यहाँ पे क्या होगा, उससे भी पैसा मिलेगा। तो इंडिया ने ये सोचा हुआ था कि भाई हमने ये जो जगह ढूंढी है, ईरान हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो जब यहाँ पे ईरान इस पर्टिकुलर जगह के लिए बिडिंग करेगा, यानी कि जब बोली लगाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे अपनी कंपनी के साथ में। कौन सी कंपनी, ONGC, क्योंकि यही तो हमारी गवर्नमेंट की कंपनी है ना, जो ऑयल प्रोडक्शन और ये गैस प्रोडक्शन के लिए काम करती है। तो हमने ये सोचा था कि ये कंपनी जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONGC, ठीक है। तो ये हमने सोचा था, लेकिन हो गया हमारे साथ में धोखा। क्या धोखा हो गया, इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो पहले से काफ़ी अच्छे थे। आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट जो है उसको भी डेवलप किया हुआ है, और ये कहाँ है, ईरान के अंदर है। शाहिद के नाम पे अगर आप देखेंगे, शाहिद अफरीदी नहीं और शाहिद कपूर भी नहीं है, शाहिद के नाम पे अगर आप देखेंगे तो दो अलग अलग पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक पोर्ट जो है वो फंक्शनल है, बट जो दूसरा वाला पोर्ट है वो अभी फंक्शनल नहीं है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि चाबहार पोर्ट से इंडिया जो है वो ट्रेड करता है। ये देखो यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, दिस इज द लोकेशन ऑफ चाबहार पोर्ट, यही तो है ना। और इसको कनेक्ट किया हुआ है इंडिया के जवाहर पोर्ट और किसके साथ, कांडला पोर्ट के साथ में, ताकि इंडिया का ट्रेड जो है वो चलता रहे। और ऊपर के साइड में यही वाला चाबहार पोर्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ में कनेक्ट होता है, और ये बिल्कुल पैरेलल में है किसके, ग्वादर पोर्ट के। तो इंडिया ने सोचा था कि चलो ठीक है, कहानी चल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम उस सिनेरियो को देखते हैं। ईरान ने रिसेंटली बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर जगह से कौन सी जगह, फरजात बी गैस फील्ड से जो गैस का प्रोडक्शन होगा वो अब इंडिया को नहीं मिलेगा, बल्कि किसको मिल गया है, पेट्रोपर्स नाम के ग्रुप को मिल गया, या फिर पेट्रोपर्स नाम की कंपनी को मिल गया। गई भैंस पानी में। हम लोग इतने टाइम से सोच के बैठे हुए थे कि ठीक है इंडिया को मिल जाएगा, इंडिया को मिल जाएगा ये, लेकिन इंडिया को फिलहाल इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। यानी कि अब इस पर्टिकुलर जगह से जो प्रोडक्शन होगा किसका, गैस का, वो इंडिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। तो इंडिया ने तो काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई थी ताकि पर्शियन गल्फ के एरिया में इंडिया की जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज हो सके। क्यों भाई, ऐसा क्यों था, देखो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से काफ़ी ज़्यादा गैस का प्रोडक्शन होगा, करीबन 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रिजर्व है ना, ये इतने ज़्यादा गहराई पर है, और यहाँ पे कम से कम बताया जा रहा है, मतलब एक ऐसे समझ लो कि एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि हाँ इतना कम से कम यहाँ पर हो सकता है कि रिजर्व मिले। अब आप खुद से सोचो, अगर इतना रिजर्व यहाँ से मिल रहा है तो जितने भी अरब नेशंस हैं उनको तो ये बेच ही सकता है क्या, गैस, और इसके साथ में जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी ये सोल्ड आउट कर सकता है। तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है, देखो हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें लग रहा था कि चलो ठीक है हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तो हमारा क्या, हमारा भी भला हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले चाइना ऑलरेडी एंट्री मार चुका है ईरान के अंदर।
चाइना ने भी कुछ समय पहले ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। तो अभी उम्मीदें ये थी कि चलो ठीक है, इंडिया या चाइना में से किसी के पास में हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाए। लेकिन अब क्या हुआ, ना तो गए हो चाइना के हाथ में, ना तो गए हो भारत के हाथ में, ये तो ईरान ने अपने पास में ही रख लिया। तो अब यहाँ से प्रोडक्शन जो है वो ईरान खुद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है ना, कौन सी बहुत बड़ी बात होगी। देखो बात बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को जो प्रॉफिट हो सकता था अब वो फिलहाल प्रॉफिट नहीं होगा। सेकेंडली, ONGC कंपनी जो है वो पर्शियन गल्फ में अपनी प्रेजेंस को बढ़ावा नहीं दे पाएगी। अगर ये चीज़ हो जाती तो पर्शियन गल्फ में इंडिया की जो प्रेजेंस थी वो भी बढ़ जाती। अब आप कहेंगे कि ईरान तो बड़ा अच्छा दोस्त था, हो क्या गया। सुनिए, हुआ ये था कि ईरान जो था 2018 में जब इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए यूएसए के द्वारा, तो यूएसए ने ये कहा था कि 6 से लेके 8 महीने तक हम वेवर दे रहे हैं कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ को। और उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री आई थी, इंडिया को भी रखा गया था। जब इंडिया को इसके अंदर रखा गया था तो कहा गया था कि एटलीस्ट इतने टाइम तक यू कैन ट्रेड, बट इसके बाद में क्या होगा, पूरी तरीके से ट्रेड बंद हो जाएगा। इंडिया ने सोचा चल भाई ठीक है, हमारे पास तो वेवर है, लेकिन इंडिया ने उस समय पर ईरान के साथ में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई काम नहीं किया। और धीरे धीरे करके इंडिया सऊदी अरेबिया की तरफ, UAE की तरफ, इजराइल की तरफ मोल्ड होता चला गया। बस वहीं पे हमसे गलती हो गई और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल गया। तो क्या पैसे वैसे लगाए हुए थे, पैसे वैसे चले जाएंगे? अरे पैसे वैसे थोड़ी ना जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सिनारियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके IR के पर्सपेक्टिव से, जो आपको पूरी कहानी समझाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कोई एक इशू था जो कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस को क्या कर सकता था, बेटर कर सकता था। तो क्या इंडिया और ईरान के रिलेशंस खराब हो जाएंगे, खतरे में आ जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी इंडिया और ईरान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे सेंक्शंस लगने के बाद में इंडिया ने थोड़ा बहुत तो ट्रेड किया था, लेकिन हाँ सेंक्शंस जब से लगे हैं तब से UN के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो यहाँ से कोई ना ट्रेड करते हैं और ना ही किसी भी कंट्री को चाहते हैं कि वो यहाँ से ट्रेड करे। जिसमें बिग ब्रदर कौन है, USA वहाँ पे बिग ब्रदर है। क्योंकि जब USA यहाँ पे बोल के चला गया था कि भाई सेंक्शंस लगे, तो बाकी कंट्रीज ने भी सोचा चल भाई ठीक है सेंक्शंस लगे हैं, ये कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब सेंक्शंस लगे हैं का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आता है एग्रीमेंट जिसका नाम है P5+1। मैंने आपको बहुत पहले बताया था इस एग्रीमेंट के बारे में। अब आप मुझे बताएंगे P5+1 का मतलब क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। P5+1 के अंदर कुछ कंट्रीज आती हैं जिन्होंने ईरान को प्रॉमिस किया था कि आप अगर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन बनाते हो तो आपके ऊपर सेंक्शंस लग जाएंगे। तो एक काम करो, आप न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन करना बंद कर दो, यूरेनियम का इस्तेमाल करना बंद कर दो, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। तो ईरान ने कहा था ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ईरान को ये बात समझ में आई कि नहीं नहीं ये जो कंट्रीज हैं ये तो हमारे प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, तो ईरान ने फिर से प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते 2018 में इनके ऊपर कंप्लीट सेंक्शंस लगा दिए गए USA के द्वारा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इशू हो सकता है, राइट। चलिए अच्छा, तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। अब आपका देखो जो नया बैच है SSC कैटेगरी में वो स्टार्ट हो जाएगा 26 से, 20 नहीं 26 से स्टार्ट होगा। और जो दूसरा आपका UPSC बैच है इसके बारे में भी जान लीजिएगा कि ये UPSC बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कब से, 12 तारीख से। इसमें आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, 4-in-1 ऑफर है, यानी कि इसके अंदर आपको बुक्स भी मिलेंगी, EMI भी मिलेगा, 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और इसके साथ साथ अनअकैडमी के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं आप सबके क्लासेस कर पाओगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है और इसके साथ में यहाँ पे आपको एजुकेटर्स के साथ में इंटरैक्ट करने का भी मौका मिलेगा। प्रेजेंटली इसकी जो फ़ी है दैट इज़ 44,000 रुपीज़ पूरे साल भर की है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट सीरीज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल, कोड विल बी Prati10। तो इसको प्लीज़ आप टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा इफ़ यू वांट टू। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द मेगा सब्सक्रिप्शन एंड जो आपका कॉम्बैक्ट होता है हर संडे को ये होता है सुबह 11 बजे, तो इसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चैट बॉक्स पे इसका लिंक लगाए, जस्ट क्लिक एंड ज्वाइन। पूछा जाएगा एनरोल नाउ, बस वहाँ पे कोड मेंशन कर देना Prati10, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे, कहाँ, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे। यहाँ चैनल पे अगर पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।